गुड मॉर्निंग। एक्यूरेट पब्लिक स्कूल के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय पर चर्चा करने वाले हैं और हिंदी विषय में भी हम चर्चा करेंगे व्याकरण एवं रचना में हमारा जो पहला बिंदु रहेगा वो रहेगा क्रिया का। व्याकरण का टॉपिक है क्रिया। सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसी क्लास मेरे ख्याल से नहीं है जिसमें क्रिया का जो बिंदु है वो काम में ना आए। तो सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो तीसरी क्लास हो, चौथी क्लास हो, पांचवी हो, जो भी क्लासें हैं उन सब के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं? आपने देखा होगा हम जब भी कुछ करते हैं यानी किसी काम का करना या किसी काम का करना या होना, यदि कोई काम कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया। उसे क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो राम क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। कौन सी क्रिया कर रहा है? जाता है। यहां पर जाता है क्या है? क्रिया है। तो ध्यान यही रखना है कि जब भी कोई काम करने का बोध हो या होने का भाव हो तो उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। परिभाषा भी यही रहेगी हमारी कि जहां वाक्य में किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। समझ में आई बात इतनी? इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा देखो, अगर वाक्य में क्रिया दी गई है, भाई सीधी सी बात है, कोई भी वाक्य होगा तो वाक्य जो है वो हमेशा क्रिया के बिना क्या रहता है? अधूरा। वाक्य जो है वो क्रिया के बिना अधूरा रहता है। यानी जब वाक्य में क्रिया नहीं होती है तो वह वाक्य क्या रहेगा? अधूरा। जैसे राम घर, ये एक पूर्ण वाक्य नहीं बना, वाक्य नहीं बना, ये एक वाक्यांश रह गया, यानी एक वाक्य का ही ये क्या रह गया? भाग रह गया। जबकि इसमें जैसे ही क्रिया जुड़ती है, क्रिया जुड़ते ही ये क्या बन जाता है? पूर्ण वाक्य बन जाता है। आगे देखते हैं। एक शब्द है हमारे धातु। धातु क्या होता है? तो धातु क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे चल, पढ़, लिख, हंस, ये सब क्या है? धातु है, क्रिया के धातु रूप हैं। अब इनको क्रिया कैसे बनाएं? तो ध्यान ये रखना है, क्रिया की पहचान का भी यही तरीका है। जब धातु के साथ में क्या जुड़ जाए? ना जुड़ जाए। ना प्रत्यय की मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। तो ना प्रत्यय कहते किसे हैं? यानी किसी शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यानी जो भी शब्द होगा, जैसे यहाँ पर चल है, चल धातु है, चल के आगे जुड़ेंगे चल, धन है ना, तो क्या बनेगा? चलना। चलना क्या है? कि क्रिया है। इसके अलावा जैसे पढ़ लिखा अपन ने, पढ़ धातु के, पढ़ धन ना, क्या हो जाएगा? पढ़ना। इसी प्रकार लिख से क्या हो जाएगा? लिखना। हंस का क्या हो जाएगा? हंसना। तो ये पहचान का तरीका भी है। यानी ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी कोई धातु रूप है उसके साथ में भाई क्रिया जो भी शब्द होगा उसके साथ में अगर ना जुड़ रहा है, यानी ना जब आ रहा है तो वो हमेशा क्या रहेगी? क्रिया रहेगी। हंसना, चलना, खेलना, रोना, धोना, सोना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो ध्यान रखना है
कि जब भी किसी धातु के साथ में ना जुड़ रहा हो तो वो कहलाती है क्रिया, या धातु के साथ में जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो बन जाती है क्रिया का सामान्य रूप। क्रिया का सामान्य रूप। दोबारा से देखना, क्रिया का सामान्य रूप दोबारा से देखेंगे। क्रिया कहते किसे हैं? जहां वाक्य में किसी काम का, भाई कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी काम या तो कर रहे हैं, जैसे मैं भी आपको पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो ये भी क्या है? एक काम है। ये भी क्या हो रहा है? कि काम हो रहा है, क्रिया हो रही है। जैसे कुछ अपने आप हो रहा हो तो वो भी क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। जैसे बारिश हो रही है तो यहाँ पर क्या है? अपने आप हो रही है, तो वो क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। इसके अलावा देखो, अपने उदाहरण देखा, राम घर जाता है, तो इसमें यहाँ पर क्या है? जाता है, क्या है? क्रिया है। जाता है क्या है? क्रिया है। इसके अलावा क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहेंगे? धातु। एक ऐसे भी कह सकते हैं कि संस्कृत में जो भी धातु रूप चलते हैं, जो भी धातु रूप चलते हैं, उनके साथ में अगर ना जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है हमारी क्रिया। वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे मैंने कुछ धातु लिखे भी हैं, चल है, पढ़ है, लिख है, हंस है, रो है, पी से जैसे पीना हो जाएगा, दो से जैसे धोना हो जाएगा। तो ये कुछ धातु रूप हैं। धातु के साथ में जब ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो क्रिया का बन जाएगा सामान्य रूप। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे क्रिया के प्रकारों की, कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, किस किस प्रकार से होते हैं, तो उन सब की चर्चा अपन यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं क्रिया के प्रकार या भेद किसमें होंगे। देखो, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद किसके आधार पर ले रहे हैं? कर्म के आधार पर। भी ध्यान रखना है, कर्म यानी आप ऐसे समझ सकते हो काम। कर्म यानी होता है काम। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं भाई? देखे होंगे, पहले पढ़े भी होंगे। दो होते हैं। पहला है हमारा अकर्मक क्रिया। पहला हमारा भेद रहेगा अकर्मक क्रिया। दूसरा रहेगा सकर्मक क्रिया। बहुत सरल है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बहुत सरल हैं। और सबसे ज्यादा क्रिया में अगर कुछ पूछा जाता है, सबसे ज्यादा अगर क्रिया में कुछ पूछा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किससे पूछा जाता है? कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों में से ही पूछा जाता है। तो ये हमारे लिए सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या रहेगा? महत्वपूर्ण रहेगा, अति महत्वपूर्ण अपन कह सकते हैं। तो ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना भी है, समझना भी है। तो देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हुए? दो भेद। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब देखो, दोनों जो शब्द हैं उनमें एक चीज समान रूप से आ रही है, दोनों में समान है, वो है कर्म। एक में है ए और एक में है से। ए का अर्थ होता है नहीं, ए का अर्थ होता है नहीं, और से का अर्थ होता है साथ। से का क्या अर्थ होता है? साथ। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, इसमें अपने को क्या नहीं मिलेगा? कर्म नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? कर्म नहीं मिलेगा। यानी ए यानी नहीं, कर्म यानी कर्म। तो इसमें जिस क्रिया में जिसके साथ कर्म नहीं हो, क्रिया के साथ कर्म नहीं हो, वहां पर कौन सी क्रिया रहेगी? अकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं, सकर्मक। स यानी साथ, कर्म यानी कर्म। जिस क्रिया के साथ में क्या हो? कर्म हो, यानी जिस क्रिया के साथ में क्या हो? कर्म हो, तो वहां पर कौन सी रहेगी? सकर्मक क्रिया। अगर परिभाषाओं की बात करें तो परिभाषाओं की दृष्टि से ये देखा जाएगा कि जहां वाक्य में क्रिया का जो फल या प्रभाव है, क्रिया का फल
या प्रभाव, क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर। किस पर पड़े भाई? कर्ता पर। तो क्रिया का फल या प्रभाव जब सीधा ही किस पर पड़े? कर्ता पर। अब कर्ता क्या होता है भाई, उसको भी समझना है। जैसे मैंने लिखा मोहन खेलता है, मोहन खेलता है। अभी जो काम करेगा, जो भी अपना यहां पर करता है, जो भी काम करने वाला है, यानी यहां पर जो भी क्रिया करेगा, ये जो खेलता है ये क्या है? क्रिया है। इस क्रिया को जो भी करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कर्ता। और इसका प्रश्न भी अगर कुछ बनाते हैं अपन, तो जब वो प्रश्न बनेगा अपने कौन से, जैसे मैं यहाँ पर प्रश्न बनाऊं, कौन खेलता है? कौन खेलता है? आपका मेरे ख्याल से जवाब यही आना चाहिए, मोहन। कौन खेलता है? मोहन। यानी कौन से क्रिया के साथ में कौन शब्द लगाकर अगर प्रश्न बनाए और उसका जवाब जो भी आएगा वो क्या बने? क्या होगा? हमारा कर्ता। ऐसे याद नहीं रहता तो एक तरीका और है, वो ये है कि जो भी क्रिया हो रही है वाक्य में, जो भी क्रिया हो रही है, जो भी काम हो रहा है, वो काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, जो भी क्रिया हो रही है वो किसी के भी द्वारा करवाया जा रहा है, तो वो कहलाएगा कर्ता। वो क्या कहलाएगा? कर्ता। तो यहाँ पर हमारे मोहन क्या है? कर्ता। तो मैंने यहाँ पर क्रिया में, सॉरी, अकर्मक क्रिया में यही बात की है कि एक तो है ये कि कर्म नहीं होता, कर्म की पहचान के तरीके बताएंगे आगे। क्रिया का फल या प्रभाव, अब जैसे ये खेलता है, ये क्रिया है, इस क्रिया का प्रभाव सीधा ही किस पर पड़ रहा है भाई? सीधा किस पर पड़ रहा है? मोहन पर पड़ रहा है। तो मोहन क्या है? कर्ता। तो मैंने बात यहाँ पर यही की है कि क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़े? कर्ता पर। सीधा ही किस पर पड़ना चाहिए? कर्ता पर पड़ना चाहिए। तो वो कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया। 2 नंबर पर है हमारी सकर्मक क्रिया। सीधा मैंने एक बताया था कि इसमें कर्म होता है किसके साथ में? क्रिया के साथ में। इसमें क्या होता है? कर्म होता है किसके साथ में? क्रिया के साथ में। तो आगे देखो, परिभाषा ये रहेगी कि क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़ेगा? भी कर्म है तो किस पर पड़ेगा? कर्म पर ही पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? कर्म पर। देखते हैं इसको भी। जैसे मैंने लिखा राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। अब देखो यहां पर सबसे पहले अपने को ढूंढनी क्या है? क्रिया ढूंढनी है। क्रिया कौन सी हो रही है? मारने की हो रही है। तो यहां पर मारने की जो क्रिया है वो कर कौन रहा है? कौन कर रहा है भाई? राम कर रहा है। मारने की क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो ये हमारा हो गया कर्ता। ये क्या हो गया? कर्ता। अब अपने को ढूंढना क्या है? कर्म ढूंढना है। ढूंढना क्या है? कर्म ढूंढना है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपको बताऊंगा, उन 2 शब्दों से ही आपको यहाँ पर क्रिया के साथ में प्रश्न बनाना है। वो शब्द रहेंगे हमारे, एक तो रहेगा क्या और एक रहेगा किसको। एक तो रहेगा क्या और एक रहेगा किसको। तो मैं यहां से सीधा सा प्रश्न बनाऊंगा एक क्रिया के साथ में लगाकर कि क्या मारा। प्रश्न का जवाब आया? नहीं आया। क्या मारा? रावण? नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं बना। तो क्या मारा नहीं होगा, किसको मारा? किसको मारा? किसको मारा भाई? रावण। जवाब आया। जवाब आने का मतलब है कि यहां पर रावण शब्द क्या है? कर्म है। रावण शब्द क्या है? कर्म है। 1-2 और भी उदाहरण आपको देता हूं, जैसे कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो यहां पर सबसे पहले बात क्रिया को ढूंढना है। क्रिया कौन सी रहेगी? गिरता है। क्या ढूंढनी है? क्रिया ढूंढनी है। कौन सी है? गिरता है। अब प्रश्न बनाएंगे, क्या गिरता है? जवाब मेरे ख्याल से आया होगा आपके कि क्या गिरता है? पत्ता गिरता है। लेकिन ये जवाब आपका रहेगा गलत। ये जवाब हमारा क्या रहेगा? गलत। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये आ रहा होगा। नहीं, ये भी क्या है? गलत है। इससे प्रश्न तो बनता है
लेकिन अभी जवाब भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं है कि जवाब नहीं आ रहा है। क्या गिरता है? पत्ता गिरता है, जवाब भी आ रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपका कर्म आ रहा है उसके साथ में अगर को लगा सके, जैसे मैंने प्रश्न बनाया किसको मारा, तो रावण को, जवाब आता है रावण को। यहां पर क्या ऐसा जवाब आता है? क्या गिरता है? पत्ता को, पत्ता को थोड़ी गिरता है, पत्ता ही गिरता है। तो यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि गिरने वाली जो क्रिया है वो कर कौन रहा है? कौन कर रहा है? पत्ता ही कर रहा है। अरे कर कौन रहा है? पत्ता ही तो कर रहा है। तो पत्ता जब क्रिया कर रहा है तो ये तो कर्ता हो गया ना। ये क्या हो गया? मैंने अभी भी बताया था ऊपर ही ऊपर कि जो काम करने वाला है, जो काम कर रहा है वो तो क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। तो पत्ता तो यहाँ पर क्या है? कर्ता है। पेड़ से गिरा है तो यहाँ पर अपादान कारक है। पेड़ में क्या है? अपादान कारक है, क्योंकि जब भी कोई वस्तु किसी से अलग होती है तो वहां पर अपादान कारक होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ पर ये कर्ता कारक है और गिरता है क्या है? क्रिया है। एक उदाहरण और देते हैं आपको, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखो ये पढ़ता है क्या है? क्रिया। पढ़ता है क्या है? क्रिया है। अब ये क्रिया कर कौन रहा है? मोहन कर रहा है। क्रिया कर कौन रहा है? मोहन कर रहा है। अब यहां पर प्रश्न बनाएंगे, क्या पढ़ता है? आपका जवाब आया पुस्तक। और मैंने क्या कहा कि जो इनका जो भी जवाब आए, इनका जो भी जवाब आए, इनका जो भी उत्तर आए, इनमें आपको जो भी उत्तर आए उसके साथ में क्या लगाना है? को लगाना है। क्या लगाना है? को। अब जैसे पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक। आपका जवाब सही आया तो ये कर्म हो गया। ये क्या हो गया? कर्म हो गया। अब वैसे उत्तर तो यहां पर भी आया था, लेकिन इसके साथ में को लगा के देते। क्या पढ़ता है? पुस्तक को। वे पुस्तक को ही पढ़ता है ना, पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पर ये कर्म है। तो जहां जहां पर कर्म मिले, क्रिया के साथ में कर्म मिले या क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, तो उन जो वाक्य है उनमें क्या रहेगी? सकर्मक क्रिया। जैसे इसमें हमारे कौन सी क्रिया थी? सकर्मक क्रिया। लेकिन इसमें क्या थी? अकर्मक क्रिया। इस वाक्य में कौन सी थी? अकर्मक क्रिया। इसमें थी हमारे अकर्मक क्रिया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया हो रही है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सी रहेगी? अकर्मक क्रिया। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्रिया है उसका प्रभाव पड़ रहा है कर्म पर, यानी यहाँ पर कर्म है। ध्यान ये रखना है कि जहां पर भी कर्म मिले, यहाँ पर कर्म मिल रहा है, कर्म मिल रहा है, कर्म पर प्रभाव भी पड़ रहा है क्रिया का, तो यहाँ पर क्या रहेगा? सकर्मक क्रिया। ये कौन सी रहेगी? अपनी सकर्मक क्रिया। तो ये दो वाक्य जो है वो सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, और एक जो है हमारा ये जो परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत बार, ये रहेगा हमारा अकर्मक क्रिया। एक दो और भी है उदाहरण, बता देते हैं वो भी साथ में। कई बार परीक्षाओं में आया भी है, देखो चिड़िया आकाश में उड़ती है। चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो यहां पर सबसे पहले क्या ढूंढनी है? क्रिया ढूंढनी। मिल गई, उड़ती है, उड़ना क्रिया है। इस क्रिया, उड़ना जो क्रिया है, इस क्रिया का प्रभाव, जैसे प्रश्न बनाना है अपने को, एक तो क्या से और एक किसको से, एक तो क्या से और एक किसको से। तो क्या उड़ती है? अब जवाब आ गया होगा ना, चिड़िया उड़ती है। ऐसा नहीं बनता। अब वही मैंने बताया था कि जो भी आपका उत्तर आए उस उत्तर के साथ में आपको क्या लगाना है? को लगाना है। क्या लगाना है? को लगाना है। तो क्या उड़ती है? आपका जवाब आया कि चिड़िया। ऐसे नहीं बोलना, बोलना कैसे है? चिड़िया को। कैसे बोलना है? चिड़िया को। ऐसा आया क्या जवाब? चिड़िया को उड़ती है? नहीं, गलत जवाब है। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आकाश में, ये तो हो ही नहीं सकता। अरे हो सकता है क्या? क्या उड़ती है आकाश में? ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर क्या रहेगी हमारी? अकर्मक क्रिया। कौन सी रहेगी?
अकर्मक क्रिया, यानी जहां पर कर्म नहीं हो वो क्या कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। क्रिया से ज्यादातर यही प्रश्न पूछे जाते हैं, अकर्मक और सकर्मक में से। अब इस सकर्मक क्रिया के दो भेद और हैं, उनकी भी अपन चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। एक तो होती है नंबर 1 कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। तो इनके उदाहरण मैंने फिलहाल आपको दे दिए हैं, फिर भी एक दो और दे देता हूं। राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है। तो यहां पर क्रिया से प्रश्न बनाएंगे, क्या खा रहा है? क्या खा रहा है भाई? खाना खा रहा है। क्या खा रहा है? खाना खा रहा है। खाने को खा रहा है, भोजन को कर रहा है, भोजन को खा रहा है। तो यहाँ पर को जोड़ सकते हैं अपन, खाना को खा रहा है, खाने को खा रहा है, खाने को तो खा रहा है ना, जो खाने वाली चीजें उन्हीं को तो खाएगा। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी एक कर्म, यानी क्रिया के साथ में जब एक ही कर्म हो, क्रिया के साथ में जब एक ही कर्म हो तो वो रहेगी हमारी एक कर्म। इसके उदाहरण अपन ने पहले भी देख लिए, राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है हमारा, वो रहेगा द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। सीधा सा है, पता भी चल रहा है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ में कितने कर्म हो? 2 कर्म हो। इसमें कितने कर्म मिलेंगे अपने को? 2 कर्म मिलेंगे। ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो होंगे ही होंगे, 2 तो होंगे ही होंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसीलिए इसका एक अन्य नाम भी है, वो है बहुकर्मक क्रिया। जो शब्द भी वो अपने बहुकर्मक क्रिया वाला शब्द जो है वो कभी काम में नहीं आता, ज्यादातर यही पूछा जाता है, द्विकर्मक क्रिया। तो जहां वाक्य में कितने कर्म हो? 2 कर्म हो, क्रिया के साथ में 2 कर्म हो, तो वहां पर रहेगी द्विकर्मक क्रिया। जैसे मां ने बच्चे को दूध पिलाया, दूध पिलाया, मां ने बच्चे को दूध पिलाया। सीधा सा प्रश्न बनाते हैं, क्या पिलाया? क्या पिलाया भाई? दूध को तो पिलाया ना, तो दूध। फिर देखो दूसरा हमारा, इससे बनाते हैं, किसको पिलाया? बच्चे को। किसको पिलाया? बच्चे को। तो हमारे पास में यहाँ पर कर्म कितने हैं? 2 हैं, एक तो बच्चे और दूसरा है हमारे यहाँ दूध। तो जहां क्रिया के साथ में कितने कर्म हो? 2 या 2 से ज्यादा हो, तो वहां पर कौन सी रहेगी? हमारी द्विकर्मक क्रिया। ये दोनों सकर्मक के, इनमें से कोई भी उदाहरण आ जाए तो अपने को करना क्या है? सकर्मक ही करना है। अगर ये भी पता है आपको एक कर्मक और द्विकर्मक, तो वो भी कर देना है। ये पता है तो ये करना है, ये नहीं पूछा है तो ये कर देना। लेकिन ध्यान रखना है इनका कि 2 कर्म है तो द्विकर्मक, और 1 कर्म है तो वहां पर रहेगा एक कर्मक। कर्म का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान यही रखना है कि कर्म ढूंढना है। ढूंढने का मैंने तरीका आपको बता दिया कि जो भी क्रिया आ रही है उसके पहले क्या लगाओ या किसको लगाओ। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो भी भाई, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा समझने का ही है। ट्रिक देखो आपकी थोड़ी काम भी नहीं करेगी। 1 2 उदाहरण और दे देता हूं आपको, कई जगह बता देंगे ये ट्रिक वगैरह है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सी जगह काम आती है। लेकिन राम खा रहा है, राम खा रहा है। दिनेश पढ़ता है, दिनेश पढ़ता है। अब सभी को लग रहा होगा कि इसमें ये क्रिया है, इसमें ये क्रिया है, दोनों क्रियाएं हैं भाई। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कर्म दिखाई नहीं दे रहा, कर्म तो है ही नहीं ना, क्योंकि राम काम कर रहा है खाने का, तो राम करता हुआ है। यहाँ पर पढ़ने का काम कौन कर रहा है? दिनेश कर रहा है, तो दिनेश भी क्या हो गया? करता हो गया। कर्म तो है नहीं ना, तो इन दोनों में क्या होगी? सकर्मक होगी कि अकर्मक होगी? हाँ, क्या होगी? इन दोनों में ही क्या है? सकर्मक क्रिया। इन दोनों में ही क्या है? सकर्मक क्रिया है। कैसे है वो भी मैं बता देता हूं आपको, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे है। देखो, राम खा रहा है। अब प्रश्न बन जाए क्या खा रहा है? भाई कुछ ना कुछ तो खा ही रहा होगा। तो यहाँ पर कर्म है,
कर्म तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, कर्म यहाँ पर छिपा हुआ है। तो कर्म अगर छिपा हुआ भी हो तब भी अपने को ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी रहेगी, सहकर्मक क्रिया रहेगी। यहाँ पर दिनेश पढ़ता है, कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा, पढ़ तो रहा ही है ना। तो ध्यान यही रखना है कि कर्म अगर छिपा हुआ भी है, कर्म अगर छिपा हुआ भी है तब भी हमारे क्या रहेगी, सहकर्मक क्रिया। क्योंकि प्रश्न बहुत सी बार जो कंपटीशन एग्जाम है उनमें तो क्वेश्चन इस प्रकार के भी पूछे जाते हैं कि जैसे मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ एक क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें अकर्मक क्रिया है। एक लिखा मैंने चलना, दूसरा लिखा मैंने खाना, तीसरा लिखा मैंने पढ़ना। अब ये तीन शब्द मैंने लिखे हैं, तीन क्रिया शब्द मैंने लिखे हैं। इन तीनों में से कौन सा अकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है, ये आपको जवाब देना है। कौन सी अकर्मक क्रिया है। अब देखो, क्या चलना, क्या खाना, क्या पढ़ना, इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाना है। अब इनमें वाक्य भी नहीं है भाई, अपने पास वाक्य भी नहीं है, फिर भी अपने को छांटना है कि इसमें कौन सी अकर्मक क्रिया है और कौन सी सहकर्मक क्रिया। तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो क्या चलना, कोई जवाब नहीं आएगा अपने पास में। और दूसरा है अपने क्या खाना। अब क्या खाना वाला ये आ गया, देखो क्या खाना, भाई सेब खाना, आम खाना। फिर है पढ़ना, क्या पढ़ना, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक को पढ़ना, अखबार पढ़ना। 11 जवाब। तो जब इनके जवाब आए भी प्रश्न अपने को यहीं से बनाना है, क्या और किसको से, क्या और किसको से ही प्रश्न बनाना है। और प्रश्न का जवाब अगर मिल जाए क्या किसको। अब जैसे कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे हंसना है, भाई हंसना मैंने लिखा तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या हंसना, क्या हंसना, कोई जवाब नहीं आता, तो ये क्या है, अकर्मक क्रियाएं। कुछ जो क्रियाएं हैं वो मूल रूप से ही क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, और कुछ जो क्रियाएं हैं वो क्या है, मूल रूप से ही सहकर्मक क्रियाएं हैं। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि भाई अपने को ऐसे ही, अब इसमें तो करें कैसे कि वाक्य ही नहीं दिया, वाक्य नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा कि क्रिया कौन सी है। चलता है, इनमें छिपा रहता है, कर्म छिपा रहता है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इसको दोहरा देता हूँ। क्रिया की अपन ने आज बात की है, क्रिया जहाँ वाक्य में किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे ही कहते हैं क्रिया। क्रिया के अपन ने भेदों की बात की थी, कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर। क्रिया के भेदों की अपन ने किसके आधार पर बात की है, कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर अपने क्रिया के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं। कौन कौन से, एक तो है अकर्मक क्रिया और दूसरा है हमारे सहकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया जहां कर्म नहीं होता, अर्थात क्रिया का प्रभाव या फल किस पर पड़े, सीधा ही कर्ता पर पड़े, यानी यहाँ पर कर्म नहीं होगा, सिर्फ प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा, तो वो कहलाएगी अकर्मक क्रिया। और जहां वाक्य में भाई सहकर्मक क्रिया, जहां वाक्य में कर्म नहीं होता, जहां वाक्य में कर्म होता ही नहीं है, हाँ छिपा हुआ हो तो वो चलेगा, लेकिन कर्म जब हो, चाहे छिपा हुआ हो चाहे दिखाई दे रहा हो, कर्म अगर है तो वहां पर रहेगी हमारे सहकर्मक क्रिया। परिभाषा रहेगी जहां वाक्य में क्रिया का फल या प्रभाव किस पर पड़े, कर्म पर पड़े। कई किताबों में कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, वो भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। फिर अपन ने कुछ उदाहरणों की भी बात की थी कि कर्म नहीं हो तो अकर्मक क्रिया, चाहे उसमें सीधा ही आएगा, सीधा ही प्रभाव किस पर पड़ेगा, कर्ता पर पड़ेगा। सहकर्मक की अपन ने बात की कि जहां पर कर्म हो, ये उदाहरण भी दिए थे अपन ने, खा रहा है, नेस पढ़ता है। इस प्रकार अपनी क्या होगी, कर्म के आधार पर क्रिया के दोनों भेद अपने हो चुके हैं। इसके कोई भेद नहीं है, कुछ किताबों में दिए भी हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते। आगे बात करते हैं। आगे हमारे रहेगा, अपन ने क्रिया का कर्म के आधार पर भेद पढ़े हैं। इसके अलावा अपने नंबर 2 पे आता है, वो आता है नंबर 2 है रचना या बनावट या
व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। कई जगह संरचना भी लिखा हुआ है, तीनों में से कुछ भी हो, तीनों के आधार पर ही क्रिया के भेद हैं। अपने सबसे अथॉन्टिक या सबसे जो विश्वसनीय हमारे पुस्तक रहेगी वो आरबीएससी की रहेगी, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर रखी है। उस किताब का नाम ही क्या है, व्याकरण एवं रचना। उसमें जितने भेद दिए गए हैं उन्हीं की अपन चर्चा करेंगे और वही हमारे लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि अपने जो भी अपन एग्जाम दे रहे हैं, जो भी अपन क्लास में पढ़ रहे हैं, वो किसकी किताबें पढ़ रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्रिया के रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर जितने भेद दिए गए हैं उन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। तो इसके आधार पर अपने कितने भेद रहेंगे, 5 भेद रहेंगे। तो नंबर 1 पर आता है हमारे, वो आता है संयुक्त क्रिया। वो कौन सी है, संयुक्त क्रिया। नंबर 2 पे रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3, तीसरी है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 4 नाम धातु क्रिया, ये दोनों साथ में। नंबर 5 पे अपने कृदंत क्रिया। नंबर 5 पे रहेगी अपने कृदंत क्रिया। तो देखो संयुक्त, नाम से ही पता चलता है संयुक्त का मतलब एक से ज्यादा। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी हुई जो भी क्रियाएं होंगी उन क्रियाओं को क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्रिया। भी जो अलग अलग धातुओं से जो भी क्रियाएं बनी हुई हैं उनको क्या कहा जाएगा, संयुक्त क्रिया। तो देखें 2 या 2 से अधिक धातुएं, धातु मैंने इससे पहले अपन ने धातु की चर्चा कर ली है। तो 2 या 2 से अधिक, जैसे मोहन, खेल चुका है, मोहन खेल चुका है। तो यहां पर 2 क्रियाएं हैं, एक तो खेलना है और एक क्रिया है हमारे चुका है। एक तो है क्रिया खेल, एक चुका है। क्या ये दोनों अलग अलग धातुओं से बनी हुई है? हाँ बिल्कुल बनी हुई है। ये खेलना है, ये खेलना है और ये रहेगी चूकना। 2 अलग अलग क्रियाएं हैं। अलग अलग क्रियाओं की अपने बात की कि अलग अलग धातुओं से जब क्रियाएं बनी हुई हो, 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। तो मैंने इसलिए लिखा कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी हुई अगर क्रियाएं हो, 2 या 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी हुई क्रियाएं होनी चाहिए, तभी वहां पर कौन सी होगी, संयुक्त क्रिया। अब इसमें भी 2 क्रियाएं होती हैं, एक तो होती है मुख्य क्रिया, एक तो होती है मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और दूसरी होती है सहायक क्रिया। तो ध्यान ये रखना है। अब यहाँ पर मुख्य क्रिया कौन सी कर रहा है, नहीं मोहन जो है वो मुख्य क्रिया कौन सी कर रहा है, खेलने की कर रहा होगा, खेलने की कर रहा है। तो ये यहाँ पर हो गई मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रिया है, मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली क्रिया है वो क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया। देखो मोहन जो क्रिया कर रहा है खेलने की, इस खेलने की क्रिया में सहायता कौन कर रही है, चुका है सहायता कर रही है। तो ये हो गई इसकी सहायक क्रिया। तो ये ध्यान रखना है, एक तो होती है मुख्य क्रिया और एक होती है सहायक क्रिया। तो मोहन मुख्य क्रिया कौन सी कर रहा है, खेलने की, और इसकी सहायता कौन कर रही है, चुका है। तो ये हो गई इसकी सहायक क्रिया। तो 2 धातुओं से बनी हुई जहां पर भी क्रियाएं अपने को मिले तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, संयुक्त क्रिया। आगे अपन चर्चा करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी सीधा सा है कि जहां पर भी प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाए, प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाए, प्रेरणा देकर कार्य करवाना,
प्रेरणा देकर कार्य करवाना। तो जहां पर भी प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाए तो वो रहेगी हमारे प्रेरणार्थ क्रिया। देखो कैसे, अध्यापक ने मोहन से किताब पढ़वाई। मोहन से क्या पढ़वाई गई? किताब। क्रिया ढूंढते हैं, पढ़वाई। अब आपको नहीं लग रहा कि अध्यापक ने किसी को प्रेरणा दी है? किसको दी है? मोहन को। तो ऐसे थोड़ी पढ़ रहा है मोहन। मोहन को प्रेरणा दी है किसने? अध्यापक जी ने। क्या प्रेरणा दी? कि तुम्हें क्या करना है? किताब पढ़नी है। इसलिए जहां पर भी प्रेरणा देने का भाव हो, अब प्रेरणा देने का भाव कैसे होगा? यानी प्रायः जो है होंगे, प्रायः जो क्रियाएं होंगी उसके अंत में वाया, वाई और वाय अपने को देखने को मिलने वाले हैं। तो प्रेरणार्थ क्रिया जो भी होगी उनके अंत में क्या मिलेगा? वाया, वाई और वाय। इनका आपको ध्यान रखना है। जैसे कई बार प्रश्न आता है, सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया। तालाब बनवाया। अभी तालाब अपने आप तो नहीं बनाना। तालाब कैसे बना है? तालाब बना है सरपंच की प्रेरणा से। तो सरपंच ने प्रेरणा दी, वे जो भी मजदूर है उनको प्रेरणा दी और उन्होंने क्या बना दिया? तालाब बना दिया। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया रहेगी? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने बकरी को भगा दिया, बकरी अपने आप तो नहीं भागी ना, बकरी को किसने भगाया? मैंने भगाया। प्रेरणा दी उसको। प्रेरणा यानी प्रेरणा देने का जहां पर भी भाव हो या प्रेरणा देकर जहां पर भी कोई कार्य करवाया जाए तो वहां पर कौन सी रहेगी? प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं, अगली है हमारी, वो रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। अब देखो इसका तो शब्द से ही पता चलता है कि पूर्व, पूर्व यानी पहले, काल, पूर्व समय, काल यानी क्या होता है? समय होता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो पहले ही संपन्न हो चुकी है। यानी एक क्रिया के घटित होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया घटित हो, दूसरी क्रिया घटित हो तो पहले संपन्न हुई क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह नहाकर विद्यालय चला गया। वह नहाकर विद्यालय चला गया। तो यहाँ पर दो काम हो रहे हैं। वह जो है वो कितने काम कर रहा है? दो काम कर रहा है। एक तो नहाने की क्रिया कर रहा है और दूसरी क्रिया कर रहा है चले जाने की। एक तो नहाने की क्रिया कर रहा है, दूसरा विद्यालय जाने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर जो पहली क्रिया हुई है, पहले कौन सा काम किया उसने? नहाने का काम किया। तो पहली जो क्रिया हुई है हमारी वही क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इसमें एक शब्द लगेगा, वो लगेगा कर। जो भी क्रियाएं हैं उसके साथ में क्या लगेगा? कर। कर शब्दांश लगेगा, कर शब्द लगेगा। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहाकर, चलकर, सोकर, है ना, खाकर, पीकर। तो ये कुछ क्रियाएं हैं जो हमारे क्या रहेंगी? पूर्वकालिक। ऐसे याद नहीं रहता तो वाक्य में दो क्रियाएं हों, एक क्रिया घटित होने के तुरंत बाद में, भाई नहाया है, नहाने के तुरंत बाद में वो चला गया है, तो तुरंत बाद में अगर क्रिया घटित होने का भाव हो तो पहले जो घटित हुई क्रिया है वही क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगली है हमारे नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। अब नाम अब आपने अगर पहले पढ़ा हो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण,
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये पढ़े होंगे। यानी संज्ञा ही क्या होती है? नाम होती है। यानी इस दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। और इन नामों के स्थान पर जिन शब्दों को काम में लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। और इन दोनों की जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, यानी ध्यान ये रखना है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं, क्या कहलाती हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रियाएं। जैसे देखो, बात संज्ञा है तो बात संज्ञा से नाम धातु क्रिया क्या बनेगी? बतियाना, बतियाना। बात जो शब्द है, बात जो संज्ञा है, उससे हमारे नाम धातु की क्रिया बनती है बतियाना। हाथ से क्या बनेगी? हथियाना। हाथ से क्या बनेगी? हथियाना। आप से बनेगी, सर्वनाम एक ही है आप से बनेगी अपनाना। आप से क्या बनेगी? अपनाना। बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना। तो ये कुछ जो संज्ञाएं हैं, सर्वनाम है, विशेषण है, इनसे ये कुछ नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन दिया हुआ है तो पढ़ना भी जरूरी है। तो ये कुछ इसमें बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अपने एक और रह जाती है, वो है हमारे कृदंत क्रिया। आपने कभी प्रत्यय पढ़े हो, उनमें प्रत्ययों में अपने एक तो तद्धित प्रत्यय पढ़े थे, एक कृत या कृत प्रत्यय पढ़े थे। तो कृत प्रत्यय यानी क्रिया से जो प्रत्यय बनते हैं, क्रिया के जो प्रत्यय जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय। यहां पर क्या ध्यान रखना है कि क्रिया है, वे क्रिया के साथ में क्या जुड़ेगा? क्रिया के साथ में धातु के साथ में, धातु के साथ में जब ना प्रत्यय जुड़ जाता है, धातु के साथ में जब प्रत्यय जुड़ जाता है, धातु के साथ में जब प्रत्यय जुड़ जाता है, चाहे कोई सा भी हो, धातु के साथ में क्रिया है, तो क्रिया के साथ में जो भी प्रत्यय जुड़ेगा वो क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया। वो क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया। जैसे उदाहरण में ऊपर लिख देता हूं, जैसे चल, चल के जोड़ा ना हो गया चलना। चल के मैंने जोड़ा कर तो हो गया चल कर। हंस है, हंस के मैंने ता जोड़ा तो क्या हो गया? हंसता। तो यहाँ पर ता, ना, कर, इस प्रकार के जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं, यानी ये सभी धातुएं हैं, इन धातुओं के साथ में क्या जुड़ रहा है? प्रत्यय जुड़ रहा है। तो ये प्रत्यय जो जुड़ रहे हैं वही क्या कहलाएगी? कृदंत क्रिया। ये नहीं जोड़ी है, कुछ अच्छी भी है, काम में भी आती है, पूछी भी जाती है। जो भी धातुएं हैं उनके साथ में प्रत्यय अगर जोड़ा जाता है, कोई सा भी हो, वहां पर अपन ने पहले धातु के ना की बात की थी, वो सिर्फ क्रिया की बात थी। जब भी क्रिया का पता करना हो तो ना प्रत्यय देख लेना आप। जो भी धातुएं हैं उनके साथ में अगर ना जुड़ा हुआ है तो वहां पर अपने को पता चल जाता है। जैसे हंसना भी है, चलना भी है, दौड़ना भी है, तो वहां पर वो क्रिया थी, सामान्य क्रिया थी। यहाँ पर कृदंत क्रिया की बात करते हैं तो यहाँ पर यही है कि धातु के साथ में अगर कोई भी प्रत्यय लगता है, तो वो वहां पर क्या रहेगा? कृदंत क्रिया रहेगी। दोबारा से बता देता हूं एक बार सभी को। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं हमारे 5। कितने हैं? 5 भेद हैं। पहला रहेगा हमारा संयुक्त क्रिया, यानी जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी हुई क्रियाएं, जब 2 या 2 से अधिक अलग अलग धातुओं से बनी हुई क्रियाएं वाक्य में उपस्थित हो तो वहां पर कौन सी रहेगी? संयुक्त क्रिया। दूसरी थी हमारी प्रेरणार्थ क्रिया, यानी वाक्य में जब भी प्रेरणा देकर कोई कार्य करवाया जाता है तो वहां पर रहेगी हमारे प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 3 पर है हमारे पूर्वकालिक, यानी कितनी क्रियाएं होंगी वाक्य में? 2 क्रियाएं होंगी, लेकिन उनमें एक संबंध होगा। वो किस प्रकार का होगा?
एक क्रिया के घटित होने के तुरंत बाद में दूसरी क्रिया घटित होगी, दूसरी क्रिया घटित होगी, और जो पहले घटित हुई या पहले संपन्न हुई जो क्रिया है उस क्रिया में क्या कहलाएगी, वो क्रिया क्या कहलाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। अगली है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम का पता है, नाम यानी क्या होता है, संज्ञा होता है, संज्ञा यानी नाम होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जितनी भी क्रियाएं बनेंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रियाएं। और अपने नंबर 5 पर है कृदंत क्रिया, यानी धातु के साथ में जब कोई भी प्रत्यय जुड़ जाता है, कोई भी प्रत्यय जब जुड़ता है तो वहां पर कौन सी क्रियाएं होंगी, कृदंत क्रियाएं। मेरे ख्याल से नंबर 2 के हमारे जो भेद हैं, क्रिया के जो भेद हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। अगला अपना एक और बचता है, क्रिया में ही है, भेद है, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा सा साथ में हो जाए। देखें नंबर 3 पर हमारे रहता है काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद। देखें नंबर 1 पर है हमारे भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया। नंबर 2 है वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। और नंबर 3 पर है भविष्यत कालिक क्रिया। देखो काल के भेद अपने को याद होंगे, काल के भेद होते हैं 3, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब ध्यान ये रखना है कि जब क्रिया से ही पता चले कि वो कब घटित हो रही है, भूतकाल में, तो भूतकाल में क्रिया का घटित होना पाया जाए तो वो होगी भूतकालिक क्रिया। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो यहां पर पढ़ी थी पता चल रहा है, क्रिया से ही पता चल रहा है अपने को क्रिया कब हुई है, भूतकाल में हुई है। मैं कल बाजार गया था, मैं बाजार गया था, मैं खेलना चाहता था, मैं खेल चुका था, तो यहाँ पर सभी जो क्रियाएं रहेंगी वो रहेंगी भूतकालिक क्रिया। यानी अपने को ध्यान में ये रखना है कि क्रिया कब घटित हो रही हो, भूतकाल। भूतकाल में जहाँ पर क्रिया घटित होने का भाव हो तो वो कहलाएगी भूतकालिक क्रिया। आगे है अपना वर्तमान कालिक, यानी क्रिया कब घटित होगी, वर्तमान काल में। कब घटित होगी, वर्तमान काल में। वर्तमान काल में क्रिया घटित होगी। जैसे मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, तो ये कौन सी क्रिया है, पढ़ाता हूं क्रिया। यहां पर ये रही पढ़ाता हूं, तो ये कौन सी क्रिया है, वर्तमान कालिक क्रिया। यानी ये कब घटित हो रही है, वर्तमान में। या मैं पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं खेलता हूं, मैं खेल रहा हूं, तो ये किस प्रकार की क्रियाएं होंगी, वर्तमान कालिक क्रिया। यानी वर्तमान काल में जब क्रिया का घटित होना पाया जाए तो वहां पर रहेगी वर्तमान कालिक क्रिया। अगली है भविष्यत कालिक, यानी क्रिया कब घटित हो, भविष्य में। तो भविष्य में क्रिया का घटित होना अगर पाया जाए तो वहां पर कौन सी होगी, भविष्यत कालिक क्रिया। जैसे कल वर्षा होगी, कल वर्षा होगी। मैं कल जयपुर जाऊंगा, जयपुर जाऊंगा। तो होगी, जाऊंगा, ये जो क्रियाएं हैं इसे इनको देखते ही पता चलता है कि क्रिया कब घटित हो रही है, भविष्य में घटित होगी। यानी आगे आने वाले समय में घटित होगी, तो आगे आने वाले समय में घटित होने वाली क्रियाएं क्या कहलाएंगी, भविष्यकालिक। मेरे ख्याल से ये भी तीनों समझ में आ गई होंगी। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया, भविष्यकालिक। वर्तमान काल में भूतकाल में अगर कोई क्रिया घटित होती है
क्रिया से जब पता चले कि वो भूतकाल में घटित हो रही है तो वहां पर कौन सी होगी, भूतकालिक क्रिया। फिर है वर्तमान कालिक, वर्तमान काल में क्रिया के घटित होने का जब भाव हो तो वो रहेगी वर्तमान कालिक। और भविष्य में आगे आने वाले समय में जब क्रिया के घटित होने का भाव हो, जैसे यहाँ पर पता चल रहा है, होगी से पता चल रहा है कि आगे होने वाला है, और जाऊंगा से भी पता चलेगा कि आगे जाएगा, तो ये किस प्रकार की क्रियाएं रहेंगी, भविष्यकालिक क्रियाएं। आज अपन ने क्रिया जो हमारा बिंदु रहता है व्याकरण का, उसकी अपन ने चर्चा की, उसकी परिभाषा की अपन ने बात की, इसके अलावा उसके किस किस प्रकार के भेद हो सकते हैं उन सब की अपन ने यहाँ पर चर्चा की है। 3 अपने आधार माने थे, 3 आधारों पर अपन ने क्रिया के भेद किए थे। पहला आधार था कर्म के आधार पे, दूसरा आधार था हमारे संरचना व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे, और तीसरा हमारा जो आधार था वो था काल के आधार पे। अपन ने तीनों के आधार पर क्रिया की चर्चा की है। अगर आपको इनमें से कुछ समझ में ना आए या कोई भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।